नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे नंबर सिस्टम। जिन बच्चों को पिछले साल भी नंबर सिस्टम समझ में नहीं आया, मतलब 9th क्लास में भी नहीं समझ आया है, उनको भी घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। आप आधे घंटे यहाँ पे पढ़िए, आधे घंटे में आप देखेंगे आप नंबर सिस्टम सीख चुके होंगे। बहुत ईजी है और बहुत स्कोरिंग भी है, इम्पोर्टेंट है पास कराने के लिए भी और समझने के लिए भी। तो जैसे हमें पता है नंबर सिस्टम के अंदर आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, रियल नंबर। क्या नाम है चैप्टर का? रियल नंबर। तो ये जो रियल नंबर है, क्या समझते हैं आप इस नाम को सुन के क्या आपके माइंड में थॉट आता है? सबसे पहले आपके माइंड में थॉट, जब आप रियल वर्ड सुनते हो, रियल मतलब एक चीज़ ऐसी होगी कि हाँ वो एग्जिस्ट करती होगी, मतलब कि उसको आप देख पाएँ, छू पाएँ, कुछ इस तरीके की। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक फैक्ट बता दूँ कि मैथ्स के अंदर आप जिन नंबर्स को पढ़ते हो उनमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसको आप छू पाओ, आप टच कर पाओ। ये मैथ्स सब्जेक्ट ही ऐसा है, ये सारा एब्स्ट्रैक्ट में चलता है। ये जो नंबर्स हैं, आप कभी मैं आपको बोलूँ कि 4 लेके आओ, जैसे एक है एप्पल और एक मैं बोलूँ 4, एप्पल और मैंने इधर लिखा 4, ये मैथ्स का एक क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। और ये क्या है, एप्पल। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये आपको वास्तव में मिलेगा, लेकिन इसको आप अगर मैं कहूँ कि प्रेजेंट करो, सामने लेके आओ, तो आप ला ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट में चलती हैं। ठीक है, ये आपको रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हुई नहीं दिखेंगी, लेकिन फिर भी हम रियल नंबर्स उन नंबर्स को बोलते हैं। आप किसी भी रियल ऑब्जेक्ट को, जैसे ये एप्पल है, उनको अगर आप काउंट करो और इस तरीके के नंबर से एग्जिस्टेंस उनका दिखा पाओ, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रियल नंबर। क्योंकि पढ़ते तो हम पहले से भी थे नंबर्स, नेचुरल नंबर आए, होल नंबर्स आए, तो फिर हमें इनकी क्या ज़रूरत पड़ी और क्या इनकी एप्लीकेशंस है। क्योंकि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, आप हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरल नंबर में नहीं कर सकते हो। नेचुरल नंबर में अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करने जाओगे तो फिर तो आप एप्पल शेयर ही नहीं कर पाओगे। मान लो आप हो और आपका फ्रेंड है, तो आप उसके साथ एप्पल को शेयर ही नहीं कर पाओगे अगर आप नेचुरल नंबर में करोगे तो। क्यों? मान लो आप घर से एक एप्पल लेके आए, ओनली 1 एप्पल, और आप उसको शेयर करना चाहते हो अपने फ्रेंड के साथ। अब आप बताइए नेचुरल नंबर में कैसे शेयर करोगे? तो नेचुरल नंबर में शेयर करना बहुत मुश्किल काम है। मतलब या तो आपके पास चीज़ें मतलब उसी तरीके से हो, इंटीजर वैल्यू में हो, कंप्लीट चीज़ें हो, तब आप उसको शेयर करोगे। लेकिन अगर आपको शेयर करना है तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? फ्रैक्शनल नंबर्स की। वो सब किस में आते हैं? रियल नंबर्स में आते हैं। आपने उससे पहले क्या पढ़े थे? रेशनल नंबर पढ़े थे ना। तो रेशनल नंबर, और फिर आपने लास्ट ईयर ही इरेशनल नंबर पढ़े हैं। तो रेशनल और इरेशनल को जब आप इकट्ठा करोगे एक जगह पे, वो किसके अंदर स्टडी होती है? उनकी रियल नंबर्स के अंदर स्टडी होती है। तो रियल नंबर्स वो सभी नंबर्स हैं जो आप इस रियल लाइन पे, ये हमारी क्या है, नंबर लाइन, हम बचपन से इसी को पढ़ते आए हैं। यहाँ पे बीच में कहीं इसका ओरिजिन होगा, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ये आपने पढ़ा। ठीक है, आप नेचुरल नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो 1 2 3 इस तरीके से। ये 0 को मिला दोगे, ये ओरिजिन पे 0 होती है, 0 को मिला दोगे होल बन गए। इधर आओगे नेगेटिव नंबर को लेके, तो इंटीजर्स भी हम इन सबको मिला के क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे। फिर इनके बीच में डेसिमल नंबर आते हैं या फ्रैक्शनल नंबर आ जाएंगे, जिनको आप क्या कहोगे? जिनको आप कहोगे रेशनल नंबर। और उन रेशनल नंबर्स के बीच में भी कैसे रेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, ये आपने किस थ्योरम की हेल्प से सीखा था? पाइथागोरस की हेल्प से। पाइथागोरियन की हेल्प से, मतलब थ्योरम है उसकी हेल्प से आपने सीखा था। वो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना के बनाते थे। ठीक है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल होता है, हाइपोटेनस के। तो उसके साथ में हमने देखा कि जब हमारा, अगर मैं इसको 2 मान लूँ और इसको 1 मान लूँ, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 2 का स्क्वायर आएगा 4 और इसका स्क्वायर क्या आएगा? 1। तो 2 4 + 1 हो गया 5, और 5 किसी भी नंबर का होता नहीं है स्क्वायर रूट, मतलब ये किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर है नहीं, तो एग्जिस्टेंस कर गया था इरेशनल नंबर। तो इन सब की स्टडी हम किस में करेंगे? रियल नंबर्स में करेंगे। ठीक है, तो रियल नंबर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सारी इसकी एप्लीकेशन अब जब आप आगे पढ़ोगे तो आपके काम आएगी। ठीक है, तो ये थी रियल नंबर के बारे में छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बताया। और नंबर्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, आगे नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी है, जैसे मैंने आपको बताया कि एप्पल हम शेयर नहीं कर पाएंगे नेचुरल नंबर्स की टर्म में,
तो ऐसे ही रियल नंबर का भी अपना एक एप्लीकेशन है, जब आप हायर स्टडी में पढ़ोगे तो वहाँ पे इनका अपना यूज़ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम फंडामेंटल थ्योरम, जब हम रियल नंबर की बात करेंगे, रियल नंबर में यहाँ पे हमें पढ़ना है सबसे पहले क्या, फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, इसको हम कुछ और नाम से भी जानते हैं, आपको शायद पता नहीं होगा, नहीं पता तो जान लो। क्या होता है, यूनिक फैक्टराइजेशन। यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी यही होती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है यही हमारी क्या है, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक वर्ड मिला क्या, फैक्टराइजेशन। आप इसके दोनों नाम याद रखोगे तो आपको थ्योरम याद रखने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो यूनिक फैक्टराइजेशन, जैसे आपने फैक्टराइजेशन, आपको यहाँ पे एक वर्ड दिखा, तो फैक्टराइजेशन क्या होता है, जब आप किसी नंबर को उसके फैक्टर्स की टर्म में लिखते हो। जैसे अगर मैं एक नंबर की बात करूँ, एग्जाम्पल के साथ काम करेंगे हम यहाँ पे, जैसे 24 को अगर मुझे इसके फैक्टर्स की टर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, इसको 4 × 6 लिख सकता हूँ। 4 भी 24 का एक फैक्टर है और 6 भी 24 का एक फैक्टर है। ठीक है, तो हमने इसको किसके फॉर्म में लिख दिया, इसके फैक्टर्स की टर्म में लिख दिया। लेकिन हमें पढ़ना है यूनिक फैक्टराइजेशन। ऐसे तो इसके बहुत सारे फैक्टराइजेशन हम इसका कर सकते हैं। 2 × 12 कर लो, और क्या कर सकते हैं, 1 × 24 कर लो। चलो ठीक है, ये सब हम कर सकते हैं। लेकिन अभी ये तो बहुत सारे फैक्टराइजेशन हो गए, लेकिन हम बात करें यूनिक फैक्टराइजेशन की। ठीक है, तो यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या कहती है, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम ये कहती है कि हम किसी भी नंबर्स को उसको किसके प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे 24 है, मैं कुछ प्राइम नंबर्स लूँगा और उनकी क्या कराऊंगा, मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो उससे हम किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 24 को। तो अगर मैं बात करूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे मैं और करके लिख दूं, 24 को मैं लिख सकता हूं 2 × 2 × 2 × 3। देखो कैसे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो देखिए ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, और इनका रिपीटेशन हम कितनी भी बार कर सकते हैं, हम इनको कितनी भी बार रिपीट कर सकते हैं। रिपीटेशन से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसको यूनिक कैसे बोल रहे हैं, हमने तो प्राइम नंबर कई बार लिख दिया। अब हम जब ये प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में इसको लिखेंगे ना, तो इसका कोई और ऐसा मतलब फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता जिसमें ये जो हमने 2 × 2 किया है ये 3 से ज़्यादा बार आ जाए या इससे कम बार आ जाए। जब हम 24 को उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 उसमें 3 ही बार आएगा, 3 टाइम्स ही आएगा, और 3 भी केवल एक ही बार आएगा। ठीक है, तो ये बनाएगा एक यूनिक कॉम्बिनेशन। ये क्या बनेगा, एक यूनिक कॉम्बिनेशन। लेकिन इनका ऑर्डर अगर हम आगे पीछे करेंगे, जैसे मैं कह दूं कि मैंने सबसे पहले 2 लिखा, फिर मल्टीप्लाई किया 3, फिर मल्टीप्लाई 2 और फिर मल्टीप्लाई 2। अब मैंने क्या किया, 3 को बीच में ले लिया, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ऊपर जो 2 प्राइम नंबर था वो 3 बार आया था, नीचे भी 3 बार है। ऊपर 3 प्राइम नंबर है, 1 बार आया है, नीचे भी 1 ही बार आया है, तो इससे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये यूनिक क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप नंबर्स भी चेंज हो गए, नंबर्स चेंज हो गए। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स चेंज नहीं है, उनको कितनी बार उसमें शामिल किया गया है ये भी चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए वो क्या है, यूनिक है। तो यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि हम किसी भी नंबर्स को उसके प्राइम नंबर्स, उसको एक प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो क्या होगा, यूनिक होगा, उसका कोई मतलब अल्टरनेटिव नहीं बनेगा। बस हम इसको ऑर्डर चेंज कर देंगे, लेकिन इससे हमारे फैक्टराइजेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये है हमारी यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी काम आएगी आगे। और एक नंबर में सीधे भी पूछ सकता है कि स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो सीधा भी पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अभी हमारे पास इसके अलावा और क्या है, चलो ठीक है, एक बात और है
क्या क्या हम प्राइम नंबर्स को यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम में लिख सकते हैं, लेकिन वो क्या है, केवल वो नंबर खुद ही रह जाएगा। जैसे 7 है, तो 7 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो ये 7 ही रहेगा, कुछ नहीं है। और 1 अगर आप कहो 7 मल्टीप्लाई 1, तो ये जो 1 है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज नॉट अ प्राइम। ठीक है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि 1 के प्राइम नंबर्स के केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, बट 1 हैज़ ओनली 1 फैक्टर। ठीक है, और ऐसे ही कंपोजिट नंबर्स की क्या डेफिनेशन होती है? कंपोजिट नंबर्स हैज़ 3 और मोर फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर के 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे ये कंपोजिट नंबर है, इसके कितने फैक्टर है? 1 2 3, अरे सॉरी, कितने हैं यहाँ से देख लो, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स इसके हैं। वैसे 8 फैक्टर होने चाहिए, एक हमने कुछ छोड़ दिया है यहाँ पे, कुछ तो छोड़ा हुआ है, 3 मल्टीप्लाई 8 छोड़ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 8 फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 24 के फैक्टर्स कितने हैं? 8 है। और ये क्या है? कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके फैक्टर 3 से ज़्यादा हैं। अगर फैक्टर 2 होंगे तो क्या है? वो प्राइम है। प्राइम नंबर्स के 2 से ज़्यादा या 2 से कम फैक्टर्स नहीं हो सकते। वो प्राइम नंबर्स तभी होगा जब उसके 2 फैक्टर्स होंगे। 1 का केवल एक ही फैक्टर है, तो ये 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो हमने फैक्टर, इसका स्टेटमेंट अपनी बुक से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बिल्कुल एग्जैक्ट स्टेटमेंट रहेगा। और एनसीईआरटी, अपनी एनसीईआरटी में जो लिखी हुई डेफिनेशंस हैं उसका एक भी नंबर नहीं काटती है। ठीक है, तो अपनी बुक में से लिख लेना। समझा मैंने आपको दिया। एक थ्योरम और है, वो आगे आएगी इस फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद। और ये मैं आपको एनसीईआरटी ही करा रहा हूँ। एनसीईआरटी की हम फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज इसमें डिस्कस करेंगे, और ये यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम के ऊपर ही सारे के सारे क्वेश्चंस डिपेंड हैं। जैसे अब हम बात कर लेते हैं किसकी? एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी, ये इसकी एक्सरसाइज है। ठीक है, या ऊपर लिख दो एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी। ठीक है, तो शुरू करें। बस इसमें यही थी यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। अब इनके एलसीएम एचसीएफ की जब हम बात करेंगे तो इसी से हो जाएगी। देखिए, ये जो हमने अभी थ्योरम पढ़ी है, हमारी फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन यही है सब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 1 में क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स के लिए, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट इसका, तो 140 को बोल रहा है करने के लिए। तो 140 को जब आप रिप्रेजेंट करोगे कैसे? उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में करोगे। तो 140 के आप प्राइम फैक्टर्स करोगे, जैसे 140 को आप लिखोगे ऐसे, इसके अच्छा एक चीज़ और है, जब आपको ये बोलेगा ना एक्सप्रेस ईच, तो आपको वहाँ पे ये करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको रफ में कर देना और यहाँ पे आप उसको सीधा एक्सप्रेस करोगे, क्योंकि एक नंबर से ज़्यादा का ये क्वेश्चन आएगा नहीं। आप इसको डायरेक्ट लिखोगे तब भी आपको एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7 जा 14, 2 0 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब ये 2 से जाएगा नहीं, 5 से करेंगे, 5 से डिवाइड जाएगा, ये आया, और 7 1 जा 7। तो क्या बना? इसको हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है। लेकिन मेरा पर्पज़ यहाँ पे ये नहीं है कि आपको बस इतना सही सिखाऊं, आपको ये वाली लाइन डायरेक्ट कैसे लिखनी है मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, जैसे हमें पता है ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है? 14 से डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है? ठीक है, अब देखोगे 14 मल्टीप्लाई कितना है? 10 है। ठीक है, हमें पता है 14 के अंदर 14 क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 7, और ये क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 5। बस हो गया। अब हम सीधा इसको लिख सकते हैं 140 इक्वल टू
2 मल्टीप्लाई 2, 5 छोटा है तो 5 को पहले लिख दो और बस ये आ गया आंसर। ठीक है, अभी आप कहोगे ये तो हमारे सामने लिखा हुआ था, इसको तो कर ही देते, तो 156 को कर लो। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, 156, इसको करो 156। आपको 4 की डिविजिबिलिटी आती है, 4 की डिविजिबिलिटी आती है, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए किससे, 4 से, तो ये हो जाएगा, देखो 14 4 जा 56। ठीक है, तो करो जरा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे रफ में लिख लूँगा, 4 से डिवाइड करूँगा, 4 3 जा 12, 3 बचा और 6, और 4 9 जा 36, ये हो गया। अब ये देखो ये 13 मल्टीप्लाई 3 है, बस हो गया काम। ये 4 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2, ये 3 आया और इधर से क्या बचा 13, बस हो गया काम। ये इसका क्या हो गया, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। आगे एक ये क्वेश्चन है, ये 25 से डिवाइड हो जाएगा, 25 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये अपने आप में ब्रेक हो जाएगा नंबर, और फिर आपको छोटे छोटे इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे। उसके बाद है 5005, कराऊँ उसको, चलो देख लो एक बार। वैसे ये तो इजी है, इसको कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अरे ये क्वेश्चन, ये थ्योरम मैंने आपको क्यों नहीं बताई। एक और हमारे पास मतलब एक फॉर्मूला कह लो या थ्योरम कह लो, क्या होता है, इसको आप क्वेश्चन की फॉर्म में याद नहीं होगे। क्या होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, ये हम बात करेंगे, चलो अभी करता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, और ये एप्लीकेबल होती है, एप्लीकेबल ओनली ऑन अ पेयर ऑफ 2 नंबर्स। जब मैंने पेयर लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है 2 के लिए होगी। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखना ज़रूरी भी नहीं है, तो ये इसके लिए होता है, किसके लिए, ओनली 2 नंबर्स के लिए। तो 2 नंबर्स में क्या है, एलसीएम और एचसीएफ, जैसे हम 2 नंबर्स का फाइंड करेंगे तो अगर मैं उनकी मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल आएगी। एग्जांपल ले लो पहले छोटा सा, जैसे छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, फिर बुक के क्वेश्चन पे आएंगे। जैसे 12 है और 15 है, ठीक है, इजी सा एग्जांपल लेते हैं। तो अगर मैं इन दोनों का क्या फाइंड करता हूँ, एचसीएफ फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही कर सकते हो। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ करके। 12 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 4 3 12 है, 4 के लिए लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब 15 का देखो, 15 को हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 5, ये तो है ही प्राइम नंबर्स का। तो क्या हुआ, एचसीएफ क्या कॉमन है दोनों में, 3 कॉमन है। एलसीएम क्या होगा, जो भी नंबर जिसमें भी मैक्सिमम टाइम्स आता है तो वो क्या होता है उसको मतलब यहाँ पे लिखेंगे और प्रोडक्ट कर लेंगे। जैसे 2 केवल इसमें है 2 बार है, तो यहाँ पे लिखो, 3 दोनों में 1 बार है, कॉमन है, बार बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। ठीक है, और ये 5 बच गया तो 5 को लिखो, 5 उसमें नहीं है, किसी एक में भी हो तो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो क्या आएगा, एलसीएम मल्टीप्लाई करा लो, 12 5 जा 16 का एलसीएम हुआ। ठीक है, तो हमने ये थ्योरम लिखी है ऊपर, ये फॉर्मूला लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ कराएंगे तो कितना आएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई 60, कितना हो जाएगा ये, 0 तो ऐसी रहेगी, और 6 3 जा 18, 180 आएगा। ठीक है, आप चाहो तो 12 और 15 की मल्टीप्लाई करा के देख लो, कराओ 12 और 15 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे कर देता हूँ मैं दूसरे मार्कर से, मार्कर होगा
12 मल्टीप्लाई 15 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, देखना जरा। 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 1 जा 12 और 6 18। आप चाहो तो ऐसे भी करके देख लेना, अगर आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना नहीं आता है। 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6, और 1 से कराओगे 12, नीचे चला गया शायद। ये हो जाएगा। अब देख लेना करके, ठीक है। इसको ये नीचे चला गया तो 180 आएगा प्रोडक्ट। तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या होगा, जो नंबर्स हैं उनका आपस में हम क्या करा दें, प्रोडक्ट करा दें, तो वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ये एक छोटी सी थ्योरम है, इसके बेस पे सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, और पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में, तो आपको बहुत आसानी से क्या करना है, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कराना है। छोटी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है उसने, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो ये वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, तो वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है मतलब हमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। इसने 3 क्वेश्चन दिए हैं, मैं एक करा देता हूँ, कोई सा या 2 करा दूँ, चलो पहला ही करा देता हूँ। 26 एंड 91, फर्स्ट पार्ट में क्या है, 26 एंड 91, इनका अगर हम एलसीएम फाइंड करें और एचसीएफ फाइंड करें तो वो क्या आएगा। सबसे पहले तो हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये बोल रहा है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे क्वेश्चन का, जो वो बोल रहा है। तो 26 को प्राइम फैक्टराइज करोगे जैसे, तो प्राइम फैक्टराइज कर लो, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 और 13 आएगा, 13 2 जा 26, और 13 भी क्या है, प्राइम नंबर है। 91 का करोगे तो ये क्या होगा, 13 7 जा 91 होता है। तो 7 को तो आप पहले लिख लो, 7 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, ये आ जाएगा। तो जो फर्स्ट पार्ट में उसने हमें कहा है, क्या कहा है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ जब हम फाइंड करेंगे तो एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है। तो क्या है कॉमन, 13 कॉमन है, तो 13 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो एलसीएम जब हम फाइंड करेंगे तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो फैक्टर किसी एक में भी है तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और उनकी प्रोडक्ट कराएंगे। और मैक्सिमम दोनों में कॉमन है, तो मैक्सिमम जितनी बार आया है किसी एक नंबर में तो उससे चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे तो 2 केवल इसी में है, तो 2 मल्टीप्लाई 7, 2 से बड़ा फैक्टर कौन है, 7 है, और केवल इसी में है 7। और 13 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन को उतनी बार ही लिखेंगे जितनी बार वो मैक्सिमम किसी में आया है। यहाँ पे दोनों कितनी बार आए हैं, दोनों में एक ही बार आए हैं, तो एक ही बार हमने लिखा। ठीक है, इनकी प्रोडक्ट करा लो तो क्या आएगा। वैसे तो 26 7 जा आपको सीधा सीधा आना चाहिए, 182। चलो एलसीएम आ गया इसका 182। ये क्या हो गया, एलसीएम हमने एचसीएफ भी फाइंड कर लिया, एलसीएम भी फाइंड कर लिया। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है इसका वेरीफाई। क्या पार्ट है, वेरीफाई एचसीएफ या एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। और ये 2 नंबर्स के लिए ही पॉसिबल है। अभी आप करने बैठ जाओ 3 नंबर्स के लिए कि 3 का करके देखते हैं, तो नहीं, वहाँ पे काम नहीं करेगा, चाहे करके देख लेना। और ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो इसमें भी आप देखोगे किसी भी पार्ट में 3 नंबर्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर 3 पे एप्लीकेबल होता तो वो क्वेश्चन में भी देता 3 नंबर्स को, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो नहीं देगा। तो हमें क्या करना है, ये वेरीफाई करना है। हम क्या करेंगे, LHS लेंगे, LHS लो। LHS में लिखना पहले तो HCF मल्टीप्लाई LCM, ये लिखोगे। तो LCM इंटू HCF करोगे तो कितना आएगा, HCF कितना था 13 और LCM कितना था 182। LCM कितना है 182, करा लो मल्टीप्लाई, करा के देखो जरा।
तो बड़ा खराब मार्कर है, कदम छूट ही नहीं दिया, कैसा मार कर दिया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कराओ, 13 2 जा 26 और 13 8 जा 104, 104 और कैरी 2 था इधर, 4 और 2 6, कैरी कितना 10 से काट दो, 13 1 जा 13 और 10 23। ठीक है, एक बार फिर से वेरीफाई कर लो। 13 2 जा 26, 6 लिखा, 2 कैरी गया, 13 8 जा 104 और 2 6 106, कैरी 10, तो 13 1 जा 13 और 13 और 10 कितना हो गया, 13 और 10 23। ठीक है, थर्टीन और 10 23। तो ये क्या आ गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलएचएस हमने कर लिया, अब हम क्या करेंगे, आरएचएस लेंगे। आरएचएस में लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट नंबर्स क्या है, 26 और 91 है। तो हमें क्या करना है, 26 मल्टीप्लाई 91, 26 इंटू 91 करेंगे। तो करो, 26 1 जा 26, कैरी कितना हुआ, 2 कैरी हुआ, कैरी कितना 2 कैरी, और 26 9 जा कितना होता है, 26 9 जा 26 9 जा होगा 234, तो 234 और 236, तो ये हो गया वेरीफाई। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया, और फिर हम नीचे लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आएगा, वेरीफाई करने के लिए आएगा, तो 2 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन। तो 2 नंबर में इतना काम आपको फटाफट से करना है, तो तेजी के साथ ये आपको ये मेथड आना चाहिए। आप इसको डायरेक्ट प्राइम फैक्टर में कब बदल पाओगे, जब आप इन नंबर्स को ब्रेक कर लेते हो। ठीक है, एक बात पूछनी है, ये HCF और LCM की फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट मतलब कोई चीज़ सबसे छोटी जो होती है वो होती है लीस्ट, और हाईएस्ट तो आपको पता ही है हाईएस्ट क्या होता है। लेकिन सर जैसे इसमें हाईएस्ट अगर हम देखें, हाईएस्ट जो है वो छोटा आ रहा है 13 है, और लीस्ट जो छोटा है वो 182 आ रहा है, बड़ा है वो। लेकिन यहाँ पे एक टर्म और आपको दिखाई दे रही होगी, कॉमन। कॉमन हाईएस्ट क्या है, तो हाईएस्ट कॉमन तो बस 13 ही है। यहाँ पे और अगर कोई और फैक्टर होता, मान लो ऊपर 7 भी होता अगर, तो फिर हाईएस्ट कॉमन देखते, तो यहाँ से 13 और 7 दोनों में कॉमन है, तो तब ये लेते। ठीक है, अभी दोनों में कॉमन बस केवल 13 है, तो फिर ये करेंगे हम। ठीक है, और ये फैक्टर्स है। आपको अगर ये देखना है तो डिटेल वीडियो पड़ी हुई है LCM HCF की, या फिर मैं अलग से एक आपको वीडियो दे दूंगा इसके लिए, तो आप उसको देख लेना। ठीक है, तो LCM HCF के ऊपर लिए अलग से एक वीडियो है, ये छोटी क्लास की वीडियो है, और आपके लिए यहाँ पे आपको LCM HCF वैसे तो आना चाहिए। ठीक है, LCM और HCF का क्या मीनिंग होता है, लेकिन अगर आपको फिर भी LCM HCF का मीनिंग समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, तो मैं आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, स्पेशल इसी के लिए। तो चलो इसका एक सेकंड पार्ट और देख लेते हैं अभी साथ के साथ। पहले इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया था 26 और 91, 2 ऐसे नंबर्स हैं, इनके लिए हमें LCM और HCF फाइंड करना था, और एक रिलेशन को वेरीफाई करना था, ये वाला रिलेशन जो अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये थ्योरम हमें वेरीफाई करनी थी। हमने क्या किया, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स लिखे। इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स लिखने के बाद हमें आसानी से दिख गया, विजिबल है, 13 कॉमन है सबसे ज़्यादा, तो 13 सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। तो और भी होते तो उनको भी शामिल करते, सभी को, जितने भी कॉमन होते हैं ना यहाँ पे, उन सभी को शामिल करते हैं, तो ये 13 आ जाता, 13 आया। और LCM क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल हमेशा इन नंबर से बड़ा ही आएगा, या तो इन दोनों में से बड़ा नंबर जो होगा उनके इक्वल आएगा, या फिर
इन दोनों से बड़ा ही आएगा। अभी मैं एक एग्जांपल देके समझाऊंगा इस बात को थोड़ी देर में। तो ये एलसीएम एचसीएफ हो गया, फाइंड किया हमने। फिर ये हमें वेरीफाई करना था, हमने यहाँ से एलएचएस लिया, एलएचएस में वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई कराया, आंसर आया। फिर हमने आरएचएस लिया, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स था, नंबर्स को लिखा, प्रोडक्ट कराया, तो ये आया। ठीक है, तो ये वेरीफाई हुआ। अभी मैंने एक आपको बात बताई कि जो एलसीएम और एचसीएफ है वो हमेशा, अभी मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ, चलो इसी के बीच में जब बात आई है तो देखो, इसमें मुझे एग्जांपल भी फिर अलग ही लेना पड़ेगा। क्या होता है, एचसीएफ के बारे में एक छोटी सी बात समझ लो और एलसीएम के बारे में भी एक छोटी सी बात समझ लो। ये जो एचसीएफ है, जैसे 2 नंबर्स अगर मैं लूँ 4 और 12, इधर भी 4 और 12 ले लूँ, इधर एक एग्जांपल और लो, ये एग्जांपल फर्स्ट है, और एक एग्जांपल और ले लेता हूँ साथ के साथ। उसमें मैंने नंबर लिया 12 और 16, 12 और 16। अब देखिए क्या बात मैं समझाना चाहता हूँ आपको। ये जो एचसीएफ होता है ना, ये हमेशा या तो छोटे नंबर के इक्वल होगा या छोटे नंबर से भी छोटा होगा। ठीक है, या तो इसके जितना होगा जो स्मॉल नंबर है, या फिर इससे भी छोटा होगा। अभी देखो कैसे, अगर आप इनका एचसीएफ लेने जाओगे तो इसके एचसीएफ के लिए मैं क्या करूँगा, 4 को प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा, इसका तो 2 × 2 आया, और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो क्या आएगा, 2 × 3 आएगा। तो जब मैं ये एचसीएफ लूँगा, एचसीएफ में क्या करूँगा, जितने भी कॉमन फैक्टर्स दिखाई देते हैं उन सबको ले लो। 1 2 ये कॉमन हो गया, 1 2 ये कॉमन हो गया, और तो कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो आएगा भी नहीं, तो क्या आया 4। तो देखो इसके इक्वल आ गया ना, इसके इक्वल आएगा या फिर इससे छोटा आएगा, इसको भी वेरीफाई करो। 12 के फैक्टर अभी किए हैं, 12 के फैक्टर कितने आए, 2 × 2 × 3, और 16 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 2 × 2 × 2 × 2। हाँ, तो ये आएगा। अब कॉमन फैक्टर निकालो, यहाँ से एक ये कॉमन है दोनों में, एक ये कॉमन है दोनों में, आगे तो कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है। तो क्या हो जाएगा एचसीएफ इनका एचसीएफ हो जाएगा 2 × 2 = 4। यहाँ पे छोटा नंबर क्या था हमारा, 12 छोटा नंबर था, स्मॉल नंबर था, और 12 से छोटा इनका क्या है, एचसीएफ। तो एचसीएफ के बारे में तो ये बात है कि ये जो इनका एचसीएफ होगा या तो स्मॉल नंबर के इक्वल होगा या स्मॉल नंबर से भी छोटा होगा। ऐसे ही एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम या तो बड़े वाले नंबर के इक्वल होगा या इससे भी बड़ा होगा। ठीक है, इन दोनों एग्जाम्पल को आप खुद वेरीफाई करोगे, ये वैल्यू फाइंड करके इसी तरीके से। ठीक है, ये हमेशा एप्लीकेबल है। वैसे तो 6th क्लास में एक टॉपिक भी है जहाँ पे एलसीएम एचसीएफ आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू फाइंड करते हो, तो 5th क्लास में ये बल्कि, तो वहाँ पे ये टॉपिक है। ऑब्जर्वेशन से जब आप एलसीएम एचसीएफ फाइंड करते हो तो जैसे आपको ये दोनों नंबर दिखेंगे, तो अगर आपको इनका एलसीएम लेना है तो आप ऑब्जर्वेशन से करोगे कि ये इसका फैक्टर है तो इनका एलसीएम यही आ जाएगा, तो ऑब्जर्वेशन से वहाँ पे करते थे। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़े, मुझे अभी इसका सेकंड पार्ट और कराना है। ठीक है, एक क्वेश्चन से अगर किसी को समझ में नहीं आया तो सेकंड पार्ट इसका देख लो। सेकंड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट में है 510 एंड 92। हाँ, 92। देखो, जब आप 510 के फैक्टर करोगे, जब 92 के फैक्टर करोगे, डायरेक्ट फैक्टर करने की कोशिश करो, तब तक मैं वेट करता हूँ आपका फैक्टर करने का। ठीक है, मात्र 5 सेकंड का काम है फैक्टराइजेशन करना, आपको ये हैबिट डालनी पड़ेगी। ठीक है, सभी बच्चे करते हैं तो आपको भी ये करना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। हो गए, इतनी देर का तो काम भी नहीं था, हो गए होंगे। चलिए देखते हैं फिर। देखो आपको दिख रहा है 51, ये तो 10, ये 0 दिख रही है तो मतलब 2 × 5 होगा ही होगा। ये 510 को अगर मैं यहाँ पे इधर करूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 51 × 10, इतना आप जानते हो। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या,
3 मल्टीप्लाई 17, क्योंकि 17 3 जा 51, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 5। तो देखो हो गए फैक्टर, सारे के सारे क्या है प्राइम है। तो क्या आया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, आपको ऐसे करना है, ठीक है। और 92 देखो 4 से डिविजिबल है, तो 4 को तो आप क्या लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 2 लिखोगे, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। वैसे 23 का टेबल जिसके लर्न होगा वो जानता होगा, 23 4 जा 92 होता है। 4 के लिए मैंने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई 2, और 23 कैसा नंबर है प्राइम नंबर है, तो ये हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन इसका। अब हम एचसीएफ की बात करेंगे, तो एचसीएफ में क्या है, जो जो फैक्टर कॉमन है सब में लिख लो। यहाँ पे हमें केवल क्या कॉमन मिला, 2 ही कॉमन मिला, इसके अलावा हमें कुछ कॉमन नहीं दिखाई दिया, ठीक है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। अब हम बात करेंगे एलसीएम की। तो एलसीएम के लिए क्या करना है, जो फैक्टर जिसमें भी है सब में से क्या करो लेते आओ। अच्छा यहाँ पे 2 कॉमन है, लेकिन जब 2 कॉमन है दोनों में, तो हम उसमें से पिक करेंगे जिसमें वो ज़्यादा बार आया है। तो 92 में 2 ज़्यादा बार है, तो हम 92 में से पिक करेंगे, ठीक है। 3 केवल ऊपर ही आया है, और 5 भी ऊपर ही आया है बस, 17 और 23, ठीक है। तो इनकी प्रोडक्ट अब कराओ एलसीएम एचसीएफ लो, कितना आएगा देखो। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कराऊँ 4 3 जा 12 5 जा 60, यहाँ तक की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये कितना आएगा 60 आएगा, ठीक है। अब मुझे इन दोनों की प्रोडक्ट करानी है, या फिर इन दोनों के में से किसी को एक को इसके साथ ले लो। अब मैं 23 को इसके साथ लेना चाहूँगा, क्योंकि 17 का टेबल मुझे बहुत अच्छे से आता है, 23 का शायद इतने अच्छे से नहीं आएगा। तो 23 5 जा कितना होता है 115, और 23 6 जा कितना होता है 138। तो 138 और ये 0 और मल्टीप्लाई 17, ये हमारा भी क्या है एलसीएम है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, 17 8 जा कितना होगा 126, कैरी कितना है 12, 17 3 जा 51 और 12 63, कैरी कितना हो गया 6, 17 1 जा 17, 17 से किया था ना मैंने, 7 8 जा 126, 17 3 जा 51, ठीक है। हाँ 17 1 जा 17, 17 और 6 23, ये क्या हो गया इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। अब हमें क्या कराना है, अब हमें वो रिलेशन वेरीफाई कराना है। अब क्या कराना है वेरीफाई द रिलेशन। तो वेरीफाई द रिलेशन जब हम करेंगे, वेरीफाई एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द, ठीक है। तो आपके पास ये बाउंडेशन नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले एलएचएस लोगे। वेरीफाई करने के लिए आपको ध्यान रखना है एलएचएस ले लेना। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करोगे तो कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 3 3 6 0। तो 2 से मल्टीप्लाई कराना आसान है, वैल्यू पुट कर दी, एचसीएफ की वैल्यू है 2 और एलसीएम। अच्छा एक काम करना, ये ध्यान रखना लिखने का थोड़ा सा तरीका चेंज कर, मतलब सही रखना है, एलसीएम के नीचे ही लिखो इसको, ठीक है। अब इनकी जब आप इंटू कराओगे, और ये जो इक्वल टू का साइन है ना, ये भी बिल्कुल मतलब मिडिल में रहना चाहिए इसके लाइन के आपके। अगर आप कभी इसको ऐसे कर दो कि आपने लाइन कहीं और लिखी हुई है, ये इक्वल टू का साइन कहीं और लिखा है, वो अच्छा मतलब एक्सप्रेशन नहीं रहता है, ठीक है। बाकी दिक्कत ज़्यादा कुछ खास है नहीं, क्योंकि अभी आप 10th क्लास में ही हो, जब हायर क्लासेस में जाओगे तो फिर प्रॉब्लम है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो, आ जाएगा आंसर 0 6 2 जा 12 2 जा 6 1 7 6 4, ये आ जाएगा। इन दोनों की इंटू करोगे जब आरएचएस लोगे, आरएचएस लोगे तो प्रोडक्ट फाइंड करोगे, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है। तो करो जरा क्या आएगा 510 मल्टीप्लाई 92, करा के देख लेना यही आएगा, ठीक है। करा के देख लेना यही आएगा और वेरीफाई हो जाएगा। बल्कि आपको पेपर में ज़्यादा सिरदर्दी लेनी भी नहीं है, करा के देखो, कभी ऐसे लिखे होगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद लिख लेना LHS इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड।
ठीक है, हैंस वेरीफाइड। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, एलसीएम सिर्फ जैसे आप लेते आए हो वैसे ही ले लेना। ये तो बस मुझे आपको सिखाने की कोशिश थी कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है, क्या हम इसमें कर सकते हैं, ये सिखाने की कोशिश थी। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम जो हम ये करते आ रहे हैं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन किया और ये प्राइम फैक्टराइजेशन में से हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, ठीक है। तो यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाकी एक चीज़ आपको और सिखा सकता हूँ मैं यहाँ पे, ये रिप्रेजेंटेशन है ना, ये वाला 92 का, ये 2 टाइम्स आया है तो 2 की पावर 2 लिख लेना इसको, और मल्टीप्लाई 23 की पावर 1, ये इसको ऐसे कर लेना, ठीक है। मतलब कंसाइज करके लिख सकते हो। चलिए थर्ड क्वेश्चन कर लेना खुद, प्राइम फैक्टराइजेशन इसी तरीके से होगा। गिवन डेट HCF ये इक्वल टू 9, फाइंड LCM ऑफ ये। चलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी के एप्लीकेशन के ऊपर बेस है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है गिवन डेट HCF, गिवन है HCF इसका 306, 306 एंड 657। HCF गिवन है, कितना है, 9 है, और कह रहा है फाइंड LCM। अब आप कहोगे LCM तो हम इनको ऐसे डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके, लेकिन नहीं, वो एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछना चाहता है कि आपको LCM इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके करना है, ठीक है। कर दोगे कोई बात नहीं, नंबर मिल जाएगा, लेकिन जब हमारे पास इजी है करना इसको, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे करेंगे, वी नो डेट, अभी जो आपने पढ़ा था वी नो डेट, ये लिखेंगे LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। हमें ये पता है, हम ये एक्सप्रेशन लिख देंगे, इसके भी मार्क्स हैं। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 1 नंबर या आधा नंबर इसी का है, ठीक है। तो अब आप इसमें वैल्यू पुट करो, LCM की हमें वैल्यू दी नहीं गई है तो LCM को LCM लिखे रहने दो, HCF की वैल्यू पुट करो 9, और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स क्या है 306, और दूसरा नंबर क्या है 657। अच्छा, ये 9 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में जाएगा, अपॉन में 9, ये नंबर डिवाइड में चला जाएगा। अब आपको 9 की डिविजिबिलिटी आती होगी, आपको ऐसे नहीं है किसी भी नंबर को डिवाइड करने लग जाओगे। वैसे तो यहाँ पे दोनों ही नंबर जो दिए हैं वो 9 से डिविजिबल है। क्या है 9 की डिविजिबिलिटी, डिजिट्स का सम जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप इस नंबर के डिजिट का सम करना, 3 + 0 + 6 क्या आएगा 9, और 9 9 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल है। इसको देखोगे 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 क्या है 9 से डिविजिबल है या नहीं है, डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल है, ठीक है। अब आप देखो, जब आप इसको मल्टीप्लाई कराने जाओगे तो किससे आसान पड़ेगा, किसको डिवाइड करके कैसा नंबर बनेगा, 3 6 3 और 9 3 27, 3 और 9 4 तो 24 यहाँ पे बनेगा। 24 का शायद आपको टेबल कहीं ना कहीं लर्न होगा, या नंबर की मल्टीप्लिकेशन इजी पड़ेगी। तो इससे डिवाइड करोगे 9 3 27, सॉरी 34 पड़ेगा, ये तो कोई नहीं कर लो। और अब क्या आएगा 3 और 6, 9 4 36, तो ये LCM इसका क्या हो जाएगा, LCM इसका क्या हो जाएगा 34 × 657। इनकी मल्टीप्लाई आप करा सकते हो बड़ी आसानी से, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई करा लेना, तो जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही करना था। वो आपको LCM दे के आपके ऐप से ऐसे भी पूछ सकता है, तो वो भी आप कर सकते हो। सेम इस एप्लीकेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं,
ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक सब जगह क्वेश्चंस दिखेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, तो वहाँ पे यही क्वेश्चंस काम आते हैं, मतलब यही तरीके के काम आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए फोर्थ क्या है, चेक वेदर 6 कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भी चेक कर लो। ठीक है, क्या लिखा है, 6 की पावर n है। ठीक है, कोई बात नहीं, 6 की पावर क्या है, n है। तो इसको चलो लिख लो जल्दी से, फिर मैं दिखाता हूँ दूसरा क्वेश्चन। ये आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको कराऊंगा। और ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो मतलब आपको ये क्वेश्चन ऐसे लेना है जैसे कोई मॉडल क्वेश्चन हो। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को मॉडल क्वेश्चन की तरह से देखेंगे, और सभी क्वेश्चंस को जिसकी भी पावर क्या हो, n हो, किसी नंबर की पावर n हो, वो आपसे उसके बारे में कुछ भी बोले तो आपको सभी क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं जैसे मैं आपको ये क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। अभी इसके लिए मैं पहले आपको दो चीज़ें बताता हूँ। आपको पता है a की पावर a इंटू बी अगर कहीं पे लिखा है और उसकी पावर इस तरीके से लिखी हो m, तो आपको पता होगा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, a की पावर m इंटू बी की पावर m। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल आसानी से, बहुत ही सिंपल सा है, कुछ नहीं है। ये पावर क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और दूसरा आपको एक चीज़ और आती होगी, जैसे a की पावर m इंटू बी की पावर सॉरी और a की ही पावर n, जब सेम नंबर की पावर होती है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। तो a की पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n। ये आपको बहुत जगह पे याद रखना है, मतलब काम आएगा। ठीक है, ये दोनों आपको पता होगा। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, आपको यही यूज़ करना है बिल्कुल। और दूसरी बात, नंबर 0 से एंड कब होगा, जब कभी भी उसमें 2 और 5 के फैक्टर्स, दोनों के फैक्टर मौजूद होंगे। जब भी आपकी 2 की और 5 की मल्टीप्लाई होगी तब क्या बनेगा, 10 बनेगा। इसके अलावा आप कोई भी प्राइम नंबर्स ले लो, कोई भी, तो वो कभी भी क्या नहीं बनेंगे, उनके बाद में 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मार्क करके लिख लेना है, द नंबर हैव्स the numbers have 0 at one's place must have 2 and 5 in their prime factorization। ठीक है, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में क्या हो, 0 हो, 0 एट आप इसको ऐसे लिखो यहाँ पे, हैविंग द नंबर्स हैविंग 0 एट वंस प्लेस मस्ट हैव 2 and 5 इन देयर प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अगर ये नहीं है, ठीक है, दोनों में से कोई एक भी नहीं है, मान लो हैज़ ओनली 5 या हैज़ ओनली 2, तब भी उसके बाद में 0 नहीं होगा। अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको ऐसा क्वेश्चन भी। ठीक है, एग्जाम्पल लूँगा, ये तो इन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया, लेकिन मैं आपको 2 एग्जाम्पल और दूंगा इसके। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। अभी 6 को देखो, मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 6 की पावर n। इसको फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। और अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। और आगे रीज़न ज़रूर देना है। ठीक है, आगे क्या करना है, रीज़न ज़रूर देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 इसके लिए, और इसके लिए हम रीज़न देंगे a इंटू बी की पावर n इक्वल टू m लिख लो, a की पावर m इंटू बी की पावर m। ये हमें रीज़न देना है ज़रूर।
ठीक है, जब हम क्वेश्चंस को करेंगे। अब इस थ्योरम को यूज़ हमने कर लिया, मतलब इस थ्योरम को यूज़ करके क्या करेंगे, अब आंसर देंगे। तो आंसर में क्या लिखना है, आंसर में हमें लिखना है इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, it does not have prime factors 2 and 5, so it can never be ended लिखो, ended with 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप देख लेना, मैं इसे क्लियर कर दूं नीचे से तो और अच्छे से दिखाई देगा। तो आपको इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से लिखना है, बस आपको ये करना है, प्राइम फैक्टर करोगे, पावर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और इट डज नॉट हैव प्राइम फैक्टर्स 2 and 5, सो इट कैन नेवर बी एंडेड विद 0। ठीक है, दोनों ही नहीं है, तो दोनों में से अगर मान लो इस, अच्छा 2 तो है इसके पास, 2 तो है, तो हम क्या करेंगे, ये हटा देंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर 5, यहाँ पे भी थोड़ा सा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्टेटमेंट ये मैंने इसलिए लिख दिया था क्योंकि मुझे लगा दोनों ही नहीं है। अभी आपको थोड़ा सा इसमें चेंज करना है, एक काम करना है, इसको ऐसे लिखना, इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर है n, कोमा लगाना, इट हैज़ प्राइम फैक्टर, इट हैज़ प्राइम फैक्टर 2 but does not have 5, so it can never be ended with 0। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। तो ये एक एग्जांपल हुआ। यहाँ पे 2 की पावर तो है, मतलब 2 तो है फैक्टर में, मान लो अगर यहाँ पे एक 5 और हो जाता, जैसे ये ऐसा होता 2 की पावर n, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n और मल्टीप्लाई 5, मान लो इसके पास एक 5 होता, ओनली 1, तो हम क्या करते हैं, इसमें से एक पावर हटा लेते, 2 की पावर n माइनस 1, इसको हम ऐसे लिख लेते, और मल्टीप्लाई 2, देखो ये 2 की पावर 1 है। अगर मैं इन दोनों, अभी मैंने यहाँ पे लिखवाया था, देखो अगर मैं इन दोनों को, देखो बेस सेम है, इनकी पावर जुड़ेंगी तो n माइनस 1 में जब आप 1 प्लस करोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर n बचेगा, जो कि हमारा ये है। ठीक है, अब आगे लिखो सेम ऐसे ही, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 5, अब ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर n, और 2 और 5 की मल्टीप्लाई कराओगे 10, और 10 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कराओगे तो वो हमेशा ही क्या होगा, अपने बाद में 0 लेगा। ठीक है, 0 के साथ एंड होगा। तो ये होगा क्या कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड कराना है तो उसके पास 2 का भी फैक्टर होना चाहिए और साथ में 5 का भी फैक्टर होना चाहिए। दोनों में से अगर एक भी मिसिंग है तो वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। ये आपने लास्ट ईयर 9th क्लास में ही चैप्टर पढ़ा होगा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो नंबर 2 से और 5 से डिवाइड हो जाते हैं वो क्या होते हैं, टर्मिनेट होते हैं, उनके अलावा कोई और नंबर ना हो। तो वहीं पे ही ये चीज़ यूज़ होती है, वहाँ पे ही ये चीज़ आ गई थी, और इसमें भी ये चीज़ यूज़ हुई है। ठीक है, 4 एक एग्जांपल है 4 की पावर n, ये पेज नंबर देख लेना, पुरानी एनसीईआरटी में पेज नंबर 4 पे है, 4 की पावर n, ये खुद से करना, इसको खुद लिख लेना, 4 की पावर n वाले को बिल्कुल ऐसे ही करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 करोगे या 2 की पावर 2n हो जाएगा,
और सेम आंसर ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है 4 की पावर n का। किसी और नंबर के लिए भी कर सकते हो। चलो ये तो ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन अगर कोई और नंबर हो तो क्या करोगे? ये तो 2 4 6 ऐसे लिखा हुआ है। मान लो 15 की पावर लिख दिया, 15 की पावर n लिख दिया, या 25 की पावर n लिख दिया। ठीक है, तो क्या करोगे? 15 को लिख सकते हो 3 × 5, और ये क्या हो जाएगा 3 की पावर n इंटू 5 की पावर n। सेम लिखना है, इट हैज़ इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 की पावर n इट हैज़ 5 बट डज नॉट हैव 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, सो इट डज नॉट, इट नेवर बी एंडेड विद 0। सेम इसको करोगे, इसको क्या लिखोगे? ये होता है 5 की पावर 2 लिखोगे इसको ऐसे करके, और ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 2n। ये 5 की पावर 2n आपको दिख रहा है, ये 5 की ही पावर है। ठीक है, अलग से मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे 2 नहीं आया है। कभी आप इसको ही 2 समझ बैठो कि यहाँ पे 5 भी आ गया 2 भी आ गया और चलो जी 0 से एंड हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए, आप देखो इसको चेक करने के लिए आप पता है क्या करना, आप इसको ऐसे करना, ये जो पावर n है ना, ये जो पावर n है इसको थोड़ी देर के लिए हटा देना। ठीक है, ये बनेगा 5 × 5 25 इक्वल टू क्या होगा 5 × 5। अब देखो इसमें 5 तो है लेकिन 2 है क्या? नहीं है। तो जब इस फैक्टराइजेशन में 2 नहीं है ना, तो उसके पावर n कर लो, 2n कर लो, कितने भी n कर लो, कितने भी ले जाओ, तो उसमें जब 2 है ही नहीं, इस नंबर में ही 2 की पावर नहीं है 25 में, तो इसकी पावर आप कितनी भी कर लो उसमें भी 2 आएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम पढ़ी है, उसमें ये चीज़ें थी। तो समझ गए होगे आप इस चीज़ को, उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बाय ये एंड ये आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये दोनों क्या करने हैं, वाई ये एंड ये आर कंपोजिट, दोनों नंबर हमें कंपोजिट प्रूफ करने हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, चलिए एक बार खुद ट्राई करिए, तब तक मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंपोजिट नंबर। क्या होते हैं कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर्स हैव 3 और मोर फैक्टर्स। ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा उसके फैक्टर होने चाहिए, तब वो क्या बनेगा, कंपोजिट नंबर बनेगा। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर बनेगा कब, जब उसके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। अब ये देखो, ये इसने पहला जो इसका फर्स्ट पार्ट दिया है, ये क्या है 7 × 11 × 13 और प्लस में 13। अभी वो कह रहा है कि ये एक कंपोजिट नंबर है, ऐसा वेरीफाई करो। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें से देखो कॉमन लेना आपसे आता है, बीच में जब भी कभी प्लस या माइनस हो, जब भी कभी प्लस या फिर क्या हो माइनस, तो इनसे क्या हो जाती हैं, टर्म्स सेपरेट हो जाती हैं। ठीक है, टर्म्स क्या हो जाती हैं, सेपरेट। बीच में प्लस माइनस आने से क्या हो जाएगा, तो टर्म क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। कब, जब बीच में प्लस या फिर माइनस हो। अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो वो एक ही टर्म है। क्यों? क्योंकि आप इनको मल्टीप्लाई कराओगे, एक यहाँ पे नंबर आएगा तो वो एक ही नंबर आएगा, ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग नंबर लिखे होंगे। ठीक है, तो एक ही टर्म होती है जब तक क्या है, बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड है। अगर बीच में प्लस या माइनस आ गया तो नंबर कैसा हो जाएगा, मतलब टर्म्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो अब ये 2 अलग अलग टर्म है एडिशन में, हमें क्या पता 2 नंबर्स को ऐड करके प्राइम नंबर आएगा या कंपोजिट आएगा। प्राइम भी आ सकता है 2 नंबर को ऐड करके, और 2 नंबर को ऐड करके कंपोजिट भी आ सकता है। जैसे 2 + 3 करो, दोनों ही प्राइम नंबर हैं, और दोनों को ऐड करके क्या आया, 5 आया। ये 5 भी क्या है, खुद एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ऐड करो 7 + 4, इस बार हमने प्राइम के साथ में क्या कर दिया, कंपोजिट नंबर ऐड कर दिया, तो इसके बाद क्या आया, 11 प्राइम नंबर आया। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही आए,
इस बार मैं क्या कर रहा हूँ 12 + 6 कर रहा हूँ, तो देखो 18 आया। ये 18 कंपोजिट नंबर है। तो हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्राइम नंबर्स अगर हैं उनको ऐड करके कंपोजिट आएगा या फिर प्राइम आएगा, वो कुछ भी आ सकता है। तो हमें ये वेरीफाई करना है कि ये क्या है, वो कंपोजिट है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके शो करने पड़ेंगे 3 फैक्टर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ लैंग्वेज में, टू शो द अबव एक्सप्रेशन is composite number, we have to show it has 3 or more factors। आप अगर चीज़ों को भूल जाते हो तो इसको साथ के साथ लिख लेना, आपके काम आएगी, बाद में रिवाइज करोगे तो। बार बार वीडियो देखना ठीक नहीं होता है। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको सेम ऐसे ही लिखूँगा और फिर इसमें से क्या करूँगा 13 कॉमन लूँगा। तो जब मैं 13 को कॉमन लूँगा यहाँ पे, तो अंदर क्या बचा 7 × 11 बचा, और प्लस 13 के जगह पे जब 13 बाहर चला गया, इसको 13 को मैं क्या लिख सकता हूँ 13 × 1 लिख सकता हूँ, तब भी 13 ही रहेगा, कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा उस पर। तो यहाँ पे क्या बचा 1 बचा। ऐसा नहीं है कि 13 बाहर चला गया वहाँ पे कुछ नहीं बचा, नहीं, वहाँ पे बचेगा उसकी जगह पे 1, ठीक है। तो क्या आएगा 7 11 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 77 + 1, तो कितना बना 13 × 78। तो अब आप इसके आगे भी फैक्टराइज कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा 13 × 78 के प्राइम फैक्टर कर लो। चलो इधर 78 के प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या होता है 13 6 होता है 78। तो 6 को मैं लिख लूँगा 2 × 3 और 13, ठीक है। 13 6 78 होता है ना, 13 6 78। तो 6 को तो मैंने लिखा 2 × 3 और 13 हो रहा उधर, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख लूँगा 78 को ये लिख लूँगा, बस। अब इससे आगे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इट हैज़ मोर देन 3 फैक्टर्स सो हैंस वेरीफाइड, ठीक है। या ऐसे भी लिख लेना हैंस वेरीफाइड। बाकी यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। या मोर देन 3 फैक्टर्स भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मोर देन 3 फैक्टर्स है तो क्या हो जाएगा कंपोजिट हो गया। ये बात हमने ऊपर लिख दी थी कि हमें ये शो करना पड़ेगा कि 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर, 2, ठीक है, 3 या फिर 3 से ज़्यादा फैक्टर। तो हमने यहाँ पे 3 से ज़्यादा फैक्टर शो कर दिए, तो हमें इससे आगे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद कितने क्वेश्चन बचते हैं इस एक्सरसाइज में? अच्छा, एक 7वां क्वेश्चन और बचा है, बस इसको कर लेते हैं। ये नोट कर लेना, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इसको करके ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, कंप्लीट करेंगे उसको भी। चलिए क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्या कह रहा है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में क्या है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक कोई सोनिया नाम की लड़की है, वो क्या कर रही है उस फील्ड का चक्कर लगाने में 18 मिनट ले रही है, 18 मिनट्स ले रही है। वेल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि क्या कर रहा है उससे फास्ट राउंड लगा रहा है और वो केवल 12 मिनट्स में ही उसका क्या कर देता है चक्कर को कंप्लीट कर देता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी मिनट, क्योंकि टाइम के साथ मच आता। आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलाना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलाने के लिए क्या करना है आपको, इनका
एलसीएम लेना है। ठीक है, क्या करना है, एलसीएम लेना है। चलिए, जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा आए कि कोई चीज़ आपको दोबारा से रिपीट करानी हो, मतलब सेम टाइम पे वो चीज़ हैपन करानी हो, तो आपको क्या करना है, उन चीज़ों का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो आपको उन चीज़ों का क्या लेना है, एलसीएम। चलिए देखिए ज़रा क्या है। एक तो कौन है ये, सोनिया है शायद। सोनिया है, ये क्या करती है, टेकन टाइम टू टेकन टाइम टू कंप्लीट वन राउंड बाय सोनिया इक्वल टू 18 मिनट। एक गिवन में लिख लेना इधर। ठीक है, टाइम भी पहले लिखो, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड बाय रवि, ये क्या करता है, 12 मिनट लेता है। ठीक है, कोई एक इस तरीके का सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर हो रेक्टेंगुलर हो कैसा भी पाथ हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो ट्रायंगुलर पाथ हो, किसी भी तरीके का पाथ हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें बस इन दोनों पे फोकस करना है। सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में चलाने के लिए क्या करना है, हमें जब ये काम रिपीट कराना है तो इन दोनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। इस केस में हमें क्या करना है, एलसीएम, क्योंकि अब जब ये 12 मिनट है, ऐसा तो है नहीं कि वो 12 मिनट में मतलब कंप्लीट करके आ जाएगा, 6 मिनट में चक्कर वो कंप्लीट करके आ जाएगा उस राउंड को। तो उनको क्या करे, वो क्या करेगा, कम से कम 18 मिनट में ये अपने पहले वाले स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके मिलेगी। ठीक है, ये यहाँ से मान लो इसने स्टार्ट किया, तो अब ये जो सोनिया है ये पूरा चक्कर जब लगा के आएगी इधर को, तो इसको 18 मिनट लग जाएंगे। और हमें कहाँ पे मीट कराना है, अगेन इसी पॉइंट पे मीट कराना है। तो इसी पॉइंट पे मीट कराने के लिए पहले तो उसे इस पॉइंट पे आना पड़ेगा। तो सोनिया को यहाँ पे आने में कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है। तो 18 मिनट से तो छोटा आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब इससे छोटा नहीं हो सकता आंसर, तो हमें कहीं ना कहीं एलसीएम की ज़रूरत पड़ेगी। रवि को कितना लगा है, रवि 12 मिनट्स लेगा, और रवि जब 12 मिनट, रवि जब वापस घूम के यहाँ पे आएगा तो सोनिया कहीं यहाँ कहीं होगी पीछे, तो इस पॉइंट पे तो मीट करेंगे नहीं। तो मतलब एक चक्कर तो रवि लगा के चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा चक्कर उसको लगाने पड़ेंगे। तो हम ये देखेंगे कितने टाइम में वो मीट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज यूज़ करेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे करेंगे टू फाइंड टाइम आफ्टर दे will meet again at the starting point। यहीं पे लिख देंगे वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ टाइम्स टेकन बाय देम। ठीक है, तो फाइंड करो, 18 के प्राइम फैक्टर लिखोगे 2 × 3 × 3, 2 9 जा 18, और 12 के करोगे तो 2 × 2 × कितना 3। तो क्या आ जाएगा एलसीएम, कॉमन क्या है, यहाँ से 2 2 बार आ रहा है, यहाँ से 3 2 बार आ रहा है, तो क्या आ जाएगा 4 9 जा 36। तो 36 मिनट ही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं सारे, आसान आसान से क्वेश्चन थे ये। तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, जब भी आपको कोई काम रिपीट कराना हो, जैसे यहाँ पे सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलाने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि आप इसको, आप इनका एलसीएम लोगे। ठीक है, यहाँ पे तो क्या था, ये राउंड कंप्लीट कराया है। कुछ जगह पे क्वेश्चन आता है कि वो क्या कराते हैं, किसी चर्च की बेल बजवाएंगे आपसे,
या फिर क्या कराएंगे वो, मतलब इसी तरीके के काम कराएंगे, मतलब सेम हैपनिंग होगी, सेम काम दोबारा रिपीट होगा, तो वो आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। लेकिन कुछ केसेस में एचसीएफ की भी ज़रूरत पड़ती है। तो एचसीएफ की ज़रूरत तब पड़ेगी जब आपको क्या करना होता है कि जैसे अलग अलग फ्रूट्स हैं, वो आपको किसी बास्केट में भरने हैं, तो आप एक बास्केट में मिनिमम फ्रूट कितने रखें कि वो मिक्स ना हो, ठीक है, तो उस केस में ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको अलग से क्वेश्चन करा दूंगा, तो इसकी आप टेंशन ना लें। ऐसे जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है 5-7 क्वेश्चन मैं आपको एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बल्कि करा दूंगा। कुछ RS अग्रवाल में ज़्यादा वो क्वेश्चन हैं, तो उन्हीं में से करा दूंगा, ठीक है। तो ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बस इसको करोगे और यहाँ पे लिख देना नीचे हैंड्स दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट एट आफ्टर 36 मिनट अगेन यहाँ पे लिखो दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट एट स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये आपको करना है। ये क्वेश्चन नंबर था 7। तो ये एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। और नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये लैंग्वेज वाले 5-7 क्वेश्चन कराऊंगा, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आपके अच्छे हो जाएंगे और पेपर में ये वाला क्वेश्चन जो आएगा आपका, ये अच्छे मार्क्स में आएगा, कम से कम 3 में तो आएगा ही, कम से कम 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। चलिए, बस आज के लिए इतना ही।